अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू कनेक्टेड क्लासरूम। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे एथिकल इश्यूज़ एआई टूल्स के। हमने 3 से 4 टूल्स देखे जिसमें हमने उनको विजुलाइज़ किया और मैंने आपको यहाँ पे लाइव भी दिखाए। और उसके बाद मैंने आपको कहा था कि आपने उसको एक्सप्लोर करना है एंड आई होप कि आपने उसको एक्सप्लोर ज़रूर किया होगा। उसके साथ साथ हमने उसके जो एथिकल इश्यूज़ थे उन हर एक टूल के साथ उसको भी डिस्कस किए। और मैंने आपको बताया था कि जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम कवर करेंगे कुछ एआई के एरियाज़, आप डोमेन्स भी बोल सकते हैं, जहाँ पे ये एआई को यूज़ किया जाता है। तो हम आज 3 से 4 एआई टूल्स को, जो एआई के जो एरियाज़ हैं, डोमेन्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो डोमेन है वो हमारे पास है स्पीच रिकग्निशन। स्पीच रिकग्निशन नाम से ही ज़ाहिर है, स्पीच कहते हैं बोलने को, रिकग्निशन कहते हैं रिकग्नाइज़ करना, पहचानना। तो स्पीच को पहचानना यानी आपकी आवाज़ को पहचानना। आपने अक्सर बल्कि ज़्यादातर आजकल जो स्टूडेंट्स हैं, आप लोग वो ज़रूर यूज़ करते हैं कि आप लोग को ऑडियो कमांड देते हैं अपने सिस्टम को, चाहे आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, चाहे आपने कोई हेडसेट लगाया हुआ है। तो स्पीच रिकग्निशन बेसिकली क्या है, आपके बोले हुए अल्फाज को कंप्यूटर क्या करता है, अंडरस्टैंड करता है। ये एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की एक सब टाइप है। तो स्पीच रिकग्निशन में क्या है, हमसे बोल के, यानी हमारी जो इनपुट है, ट्रेडिशनली क्या होता था, हम कीबोर्ड से टाइप करते थे, बजाय इसके कि आप टाइप करें और कंप्यूटर को फीड करें, आप क्या करते हैं, आप बोल के कंप्यूटर को क्या करते हैं, इनपुट देते हैं और वो उसको प्रोसेस करके अंडरस्टैंड करता है। अब देखते हैं यहाँ पे बात क्या लिखी हुई है। आप इसकी डेफिनेशन इस तरह कर सकते हैं कि इट इज़ अ टाइप ऑफ या डोमेन ऑफ एआई दैट सेंसेस इनपुट इन द फॉर्म ऑफ स्पीच एंड प्रोसेस इट एंड जनरेट्स आउटपुट। ओके, तो उसके अलावा आप क्या यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, दिस इज इंक्लूड डिक्टेटिंग टेक्स्ट इनटू अ कंप्यूटर इंस्टेड ऑफ टाइपिंग इट टू सेव टाइम। डिक्टेटिंग टेक्स्ट का मतलब है डिक्टेशन। आप अक्सर करते होंगे, इमला जो आप करते हैं क्लास में, टीचर अक्सर आपका टेस्ट भी लेते होंगे, वो वर्ड बोलती हैं और आपने उसको लिखना होता है। सेम गोज विद द स्पीच रिकग्निशन। आप उस वर्ड को अंडरस्टैंड करते हैं और फिर उसको अपने जो टेस्ट पेपर है उसके ऊपर लिखते हैं। लेकिन कंप्यूटर क्या करता है, उस बोले हुए लफ्ज़ को समझ के अपने पास खुद ही, अगर फॉर एग्जांपल कोई वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन है, कोई नोट पैड है लेट्स सपोज, तो उसको टेक्स्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है और समझ भी सकता है। तो आप इससे फ़ायदा क्या है, सबसे बड़ा, आप जो है वो अपना जो टाइम है वो सेव कर सकते हैं। ठीक है, लिखने में जो है वो आपकी एनर्जी भी ज़्यादा वेस्ट होती है और वो थोड़ा सा स्लो है एज़ कम्पेयर टू स्पीकिंग। बोलने से क्या है, आपका जो टाइम है वो बहुत शॉर्ट हो जाता है। आगे देखते हैं कि आप इनको यूज़ कहाँ करते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट्स, सीरी, अलेक्सा, कोर्टाना, ये कल हमने बात की थी लास्ट लेक्चर में भी, कि आपके जो वर्चुअल असिस्टेंट्स हैं या आप कोई एआई टूल यूज़ कर रहे हैं, आप कहीं भी वॉइस कमांड दे रहे हैं, तो क्या है आपका बल्कि आपको जो मोबाइल फ़ोन है लेट्स सपोज, उसके अंदर भी सिक्योरिटी फीचर होता है जो कि अनलॉक होता है आपकी वॉइस कमांड से। आपका लहजे से वो क्या कर सकता है, आपको पहचान लेता है। तो आगे मूव करते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट इज़ अ प्रोग्राम, ये वो डेफिनेशन आ रही है जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी, आप उसको यहाँ पे भी वहाँ पे पुट कर सकते हैं। यहाँ से इसको मैं फिलहाल स्किप कर देता हूँ। कह रहा है कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये हेल्पफुल किन लोगों के लिए, जो फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ रखते हैं, यानी जिनको टाइपिंग में या जो है वो प्रॉब्लम होता है। लेट्स सपोज़ खुदा न खास्ता किसी का हाथ नहीं है या कोई बाय बर्थ कोई डिफेक्ट था या प्रॉब्लम था, ठीक है, तो क्या है कि या कोई फिज़िकल डिसेबिलिटी है जिससे वो नहीं लिख सकता, कंप्यूटर ऑपरेट करने में उसको परेशानी होती है, तो क्या है, ये हाथों में रेशा है, लेट्स सपोज उसके हाथ कांपते हैं, तो क्या होगा, इस टाइप के बहुत डिसेबिलिटीज़ वाले जो लोग हैं वो एआई की जो स्पीच रिकग्निशन है इसका फ़ायदा उठा के कंप्यूटर को इनपुट दे सकते हैं, वो भी बासानी इंक्लूसिव वे के अंदर कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं। ये हो गए इसके दो फ़ायदे। लेकिन इसका एक इशू भी है, स्पीच रिकग्निशन में अगर आप देखें, हर एक बंदे की जो बोलने का स्टाइल है वो मुख्तलिफ होता है, मुख्तलिफ एथनिक ग्रुप से लोग ताल्लुक़ रखते हैं। लेट्स सपोज़ कोई फॉर एग्जांपल चाइना से कोई बंदा अगर है तो उसको इंग्लिश बोलने में उस तरह की रवानी और फ्लो नहीं होता है जैसे एक नेटिव अमेरिकन या कोई इंग्लिश मैन जो है वो बोलता है। तो कंप्यूटर क्या है, जो कि हमारा मॉडल है एआई का या कोई भी आप टूल यूज़ कर रहे हैं, वर्चुअल असिस्टेंट की चलें बात कर लेते हैं, जब वो इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा तो उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो ये प्रॉब्लम ऐसा ऐसा सेल्फ करेक्टिव वे के अंदर रीइंफोर्समेंट लर्निंग की जो हमने बात की थी उसमें ऐसा ऐसा इस पर वर्किंग की जाती है और वो फिर उस मॉडल को या उस टूल को जो आप यूज़ कर रहे हैं स्पीच रिकग्निशन के लिए वो एनहेंस करता रहता है अपने आप को और वो इम्प्रूवमेंट की तरफ चला जाता है। तो आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे हैं जिनको लिखना नहीं आता, वो अक्सर अपनी कोई सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे कोई वीडियोस देखनी है उन्होंने, तो वो क्या करते हैं, बोल के लिख देते हैं। ठीक है, हम कहते हैं बच्चा बड़ा तेज़ हो गया, 2-3 साल के बच्चे हैं, वो टूटी फूटी अल्फाज में क्या है, उर्दू या किसी भी लैंग्वेज में बोलते हैं, वो उनको उस तरह की वीडियोज़ जो वो चाहते हैं वो मिल जाती हैं। तो क्या है कि बच्चे भी अंडरस्टैंड करते हैं, सिस्टम भी एज इट इज़ बच्चों की तरह लर्न कर रहा होता है।
तो आगे कुछ डिसएडवांटेजेस हैं उसकी बात कर लेते हैं। इसका हम कलर चेंज कर देते हैं कि यहाँ पे 2 लिखी हुई हैं कि प्रोनाउंसिएशन का इशू है। प्रोनाउंसिएशन कहते हैं बोलने का तरीका। बाज़ औक़ात आप अल्फाज सही अदा नहीं कर पाते, आपका एक लैंग्वेज बैरियर होता है, ठीक है। तो ये मैंने भी आपको बता दिया बात। एक तो ये इशू है और दूसरा लैक ऑफ एक्यूरेसी, इनएक्यूरेसी भी इसको कह सकते हैं। इसकी वजह से भी क्या है, सिस्टम बाज़ औक़ात नहीं समझ पाता। कुछ यूज़र जो होते हैं वो हेजिटेट करते हैं बोलते हुए, यानी रूबरू इंसान के सामने तो सही बात करते हैं, सिस्टम से बात करते हैं उनको थोड़ी सी शर्म तो मैं नहीं कहूँगा आती, कि थोड़ा झिझक रखते हैं, वो शर्माते हैं। तो क्या होगा इस सेंस में, इस वजह से भी थोड़ी इनएक्यूरेसी रहती है सिस्टम को समझने में। लेकिन इसके ऊपर इतनी टेक्नोलॉजी अब एडवांस हो चुकी है कि ये ऐसा ऐसा क्या है, मॉडल अपग्रेड हो चुके हैं। तो मेरे ख्याल में ये एनफ है, आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा। नेक्स्ट जो हमारा डोमेन है उसके ऊपर हम चलते हैं, दैट इज़ कंप्यूटर विजन। ये आजकल बहुत इन है और इसमें बड़ी रिसर्च भी चल रही है। ये ऐसी फील्ड है एआई की, आप इसको कंप्यूटर साइंस की भी फील्ड कह सकते हैं, जिसमें नाम से ही ज़ाहिर है कंप्यूटर विजन, यानी कंप्यूटर को हम आंखें दे देते हैं। ओके, जैसे आप चीज़ों को आंखों से देखते हैं, वैसे ही सिस्टम भी अपनी आंखों से देखता है। आपने देखा होगा ट्रेडिशनल जितनी भी कंप्यूटिंग होती रही, उसमें कैमरा के इन्वेंशन से पहले हम हर चीज़ इन द फॉर्म ऑफ पंच कार्ड्स, आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर में, कंप्यूटर्स को हम पंच कार्ड में इनपुट इन द फॉर्म ऑफ टेप्स या इन द फॉर्म ऑफ टाइपिंग हम जो है वो प्रोवाइड करते हैं, तो उसको प्रोसेस करता है। लेकिन अब जब से कंप्यूटर विजन की जो है फील्ड आई है हमारे पास, इसमें क्या है, हम कंप्यूटर को ही आंखें दे देते हैं कि वो इनपुट खुद से ले सकता है इन द फॉर्म ऑफ सेंसर्स। हमने इसकी सेंसर्स की भी एग्जांपल बड़ी डिटेल से स्टडी की है। सेंसर्स क्या करते हैं, आपकी जो इनपुट्स हैं वो सराउंडिंग से कलेक्ट करते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास एक कैमरा है, अब कैमरा भी एक किस्म की समझ लें कि आर्टिफिशियल आई है। वो जब इनपुट ले रहा है वो कंप्यूटर के अंदर फीड हो रही है। अब कंप्यूटर को हम इस काबिल बना देते हैं कि वो इनपुट्स को सेंस करेगा और इस बात को आइडेंटिफाई करेगा कि मेरे सराउंडिंग में कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। आपने देखेंगे कार्स के अंदर सेंसर्स लगे होते हैं जो आपको सराउंडिंग की कोई आपको लेट्स सपोज कोई ऑब्स्टिकल है या कोई मोटरसाइकिल वाला या साइकिल वाला या कोई करीब कोई गाड़ी आपके गुजरे तो वो आपको सेंसर्स बीप करते हैं। या कुछ ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम भी आ चुके हैं कि फॉर एग्जांपल अचानक से कोई ऑब्स्टिकल सामने आया है, कोई बच्चा दौड़ते हुए रोड क्रॉस कर रहा है, आप स्पीड में थे तो गाड़ी ऑटोमेटिक ब्रेकिंग की तरफ चली जाती है। तो ये सारा क्या है, और आपने एक और भी देखी होगी आजकल सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं, वो सारी इसी कंप्यूटर विजन की बेस के ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं। अगर मेरे पास मशीन है, उसके बने कैमरा फीड किया हुआ है, लेट्स सपोज वेब कैम है मेरे पास, मैं उसके सामने ये पेंसिल लेट्स सपोज मैं सामने करता हूँ, उसको आइडेंटिफाई करके मुझे बता देता है कि ये पेंसिल है। ओके, मैं कोई फ्रूट सामने रखता हूँ तो मुझे बता देता है कि कौन सा फ्रूट है। वंस अगेन इसकी एग्जांपल हमने पढ़ी थी सुपरवाइजर एंड सुपरवाइजर लर्निंग में। एआई की बेस की मदद से क्या करता है, चीज़ों को पहचानता है और उसके बाद हमें आउटपुट प्रोसेस करके जनरेट कर देता है। तो कंप्यूटर विजन में भी यही बात होगी। तो अब कंप्यूटर विजन में कंप्यूटर ने चूँकि प्रोसेसिंग भी करनी है, इनपुट भी लेनी है, तो हम क्या कह सकते हैं, कंप्यूटर को क्या चाहिए, उसको एक आई चाहिए। आई से मुराद क्या है, कोई भी सेंसर हो सकता है, कोई कैमरा हो सकता है। उसके बाद उसको प्रोसेसिंग करने के लिए स्टोरेज भी चाहिए होगी या डाटा चाहिए होगा जिसको उसने प्रोसेस करना है। और जिस प्रोसेस करना किस बेस के ऊपर है वो हम कहेंगे जी हमारे एल्गोरिदम्स हैं या हमारा कोई प्रोग्राम है। ओके, तो देखते हैं क्या है यहाँ पे बात लिखी हुई कि एआई एक ऐसी फील्ड है जो कि एनेबल करती है कंप्यूटर सिस्टम्स को। इसकी डेफिनेशन होगी, आप इसको लिख भी लें, अ फील्ड ऑफ एआई एंड दैट एनेबल्स कंप्यूटर सिस्टम्स टू ऑब्टेन मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन। क्या करेगा, कंप्यूटर सिस्टम को इस काबिल बनाता है कि वो इन्फॉर्मेशन, एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन जो कि उसको कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है, वो डिजिटल इमेजेस या वीडियोज़ की फॉर्म से जनरेट कर ले या ऑब्टेन करे। उसके बाद हमें आप ये कि इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से मैं लिख भी देता हूँ, यहाँ पे आपके सामने मैंने बोले भी हैं कंपोनेंट्स। ठीक है, कैमरा है, डाटा है एंड एल्गोरिदम्स है। ठीक है, आपको लगता है कोई और कंपोनेंट भी तो आप उसके अंदर लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये बेसिक कंपोनेंट्स हैं। कैमरा से मुराद सेंसर भी आप कह सकते हैं, सेंसर्स भी लिख सकते हैं। ओके हो गया, आगे मूव करते हैं कि इसको ट्रेन कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम एक लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को सिस्टम में पुट करते हैं। क्यों, इसकी वजह क्या हो सकती है, इसकी वजह हो सकती है ट्रेनिंग के लिए। जब हमने मशीन लर्निंग प्रोसेस में स्टेप्स देखे थे तो उसमें देखा था ट्रेनिंग डाटा हमने लिया था। ट्रेनिंग डाटा क्या करता है, हम उसको क्या करते हैं कि बहुत सारी इनपुट्स इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस, वीडियोस हम देते हैं और उसको डाटा क्लींजिंग की मेथड के बाद हम क्या करते हैं, सिस्टम को फीड करते हैं। ओके, जब हम फीड कर देते हैं तो हम क्या करते हैं, फिर उसको सिस्टम हमारा उसी इनपुट की बेस पे ट्रेन होता है। जब वो ट्रेन हो जाता है तो हम उसकी आउटपुट को एवेलुएट करते हैं। जब एवेलुएशन अच्छी हो रही है इट मीन्स कि हमारा मॉडल जो है अच्छे तरीके से ट्रेन हुआ है। तो फिर इसी को हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं कंप्यूटर विजन के अंदर। या लेट्स सपोज अगर मैंने किसी गाड़ी के अंदर कंप्यूटर विजन की वो
यानी सेल्फ ड्राइविंग कार है लेट्स सपोज, उसके अंदर हमें एल्गोरिदम फीड कर देते हैं, लेकिन एल्गोरिदम को पहले हम ट्रेन कर लेते हैं। ओके, तो क्या है कि बार बार हम उसको फीड करते हैं। जब ये एनालिसिस परफॉर्म करता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्यूटर विजन एप्लीकेशन रिपीटेडली परफॉर्म डाटा एनालिसिस, रिपीटेडली, ओके, बार बार एनालिसिस करते हैं ताकि कहीं गलती की कोई गुंजाइश ना रहे। लेट्स सपोज अगर एक एप्पल और एक ऑरेंज में वो डिफरेंस नहीं कर पा रहा, हम बार बार उसको फाइन ट्यून करते हैं जब तक वो एप्पल और ऑरेंज के दरमियान फ़र्क करना ना सीख ले, उसके बाद हम उसको अप्लाई करते हैं। अगर मैंने टेस्टिंग के बगैर ही, बार बार एनालिसिस के बगैर, लेट्स सपोज सेल्फ ड्राइविंग कार है, उसके अंदर अपना एल्गोरिदम फीड कर दिया और मैंने गाड़ियों को मार्केट में लॉन्च कर दिया, और लेट्स सपोज मैं एक बड़ी कंपनी का ऑनर हूँ, तो क्या होगा, जब एक्सीडेंट्स होंगे, लोगों का जानी और माली नुकसान होगा, तो फिर मुझे बैकलैश फेस करना पड़ेगा और कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। तो इस चीज़ को बड़ा जो है ख्याल रखा जाता है। आफ्टर गेनिंग डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाटा, जब सारी एनालिसिस अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस हो जाती है, इसकी एक्यूरेसी परसेंटेज भी होती है, कितना परसेंट एक्यूरेट है, 80 है, 90 है, जितना ज़्यादा मैक्सिमम हो डिपेंड करता है उसकी पेचीदगी के ऊपर, कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर। कंप्यूटर सिस्टम कैरीज आउट ऑटोमेटेड एक्शंस, तब उसके बाद हम ऑटोमेटेड एक्शंस की तरफ जाते हैं। ओके, सबसे पहले लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा आ गया, डाटा के बाद हमने उसको बार बार ट्रेन किया, जब हमें लगा कि एक्यूरेसी बेहतरीन हो गया, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको अप्लाई करते हैं ऑटोमेटेड एक्शंस के लिए। ओके, तो क्या होगा, ये इस तरह कंप्यूटर जो है वो सोचने समझने की सारी सलाहियत भी उसके अंदर आ जाती है। अब देखिए, वो सिर्फ देख नहीं रहा, चीज़ों को समझ भी रहा है, परख भी रहा है, एनालिसिस भी कर रहा है। तो ये चीज़ जो है वो बड़ी एडवांटेजेस हो जाती है हमारे लिए कंप्यूटर विजन की फील्ड के अंदर। ओके, तो उसकी कहाँ फील्ड में यूज़ हो रही है, देखें हेल्थ केयर के अंदर, ये आप इसकी एग्जांपल दे सकते हैं। अगर आपसे पूछता है जी कि कंप्यूटर विजन कहाँ इस्तेमाल होती है, आपने आप जितना ज़्यादा इन चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे उतनी आपकी अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी। तो सबसे पहले क्या है, हेल्थ केयर में, अब आपने खुद ये देखना है कि हेल्थ केयर में ये कैसे जो है वो वर्क करता है, कंप्यूटर विजन हेल्थ केयर में कैसे काम करेगी, आपने सोचना है। ओके, ये आप समझ लें कि आपका एक होमवर्क है छोटा सा। सिक्योरिटी एंड सर्वेलेंस में कैसे काम करता है, आपने देखा होगा कि हमारा पूरा नेटवर्क सिटी के अंदर होता है, रोड्स के ऊपर कैमरास लगे होते हैं, इन कैमरास का पूरा नेटवर्क होता है, और एक नेटवर्क पूरा कमांड एंड कंट्रोल से कंट्रोल किया जा रहा होता है। इनका एक पूरा सेंटर होता है। लेट्स सपोज किसी ने कोई स्नैचिंग किया है, मोबाइल स्नैचिंग किया है, या कोई गाड़ी किसी से छीन के भाग गया है, एक क्रिमिनल है जो कि भागा है किसी जगह से और उसको एक कैमरा ने ट्रेस किया है। अब वो देखेगा कैमरा कि किस गली की तरफ मुड़ा है। अब कैमरा को क्या पता कि किस गली की तरफ मुड़ा है और वो गली कौन सी है, उसमें कौन सा कैमरा लगा हुआ है। तो क्या होता है, ये सारा AI बेस्ड सिस्टम कंप्यूटर विजन का, क्योंकि कमांड एंड कंट्रोल में सारी कनेक्टिविटी होती है और प्रोसेसिंग चल रही होती है वहाँ पे, फिर क्या होगा, जिस गली में वो क्रिमिनल गया है तो अल्टीमेटली वो कैमरा स्विच कर देगा ऑटोमेटिकली दूसरे कैमरे की तरफ, और फिर उसको उस गली में ट्रैक किया जाएगा। अगर वो वहाँ से किसी और गली में जाने की कोशिश किया तो उसका जो मुतलका कैमरा है वो कमांड एंड कंट्रोल से ऑटोमेटिक वहाँ से फीड ले लेगा। तो आपने नोट किया होगा, अक्सर कोई इस तरह के वाक़यात होते हैं जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो इसी तरह बैक ट्रैक करते हैं कि ये बंदा कहाँ से आया, किस तरफ निकला और इससे पहले इस जगह पे कहाँ तक पहुँचा। तो इस तरह क्या होता है कि क्राइम्स को डिटेक्ट करने में, इन्वेस्टिगेशन करने में काफ़ी हेल्प आउट हो जाती है। ओके, सिक्योरिटी एंड सर्वेलेंस, फेशियल रिकग्निशन, आपकी चेहरे को पहचानना। मोबाइल्स के अंदर क्या है, आपके लैपटॉप्स के अंदर कैमरे लगे होते हैं। मोबाइल की फेशियल रिकॉग्निशन का एक सिक्योरिटी फीचर होता है फिंगरप्रिंट्स के अलावा। एक तो आप पिन एंटर करते हैं ना, अब क्या है, आपने मोबाइल सामने किया, कैमरा क्या होगा, आपका फेस डिटेक्ट करेगा और फेस डिटेक्ट करने के बाद फ़ोन अनलॉक हो जाता है। ये क्या हुआ, कंप्यूटर विजन को की मदद से आपके मोबाइल ने क्या किया, आपको आप फेस स्कैन किया, एक इमेज ली और उसको कंपेयर किया जो ऑलरेडी डाटाबेस में पड़ी हुई है। अगर वो मैच हो जाती है तो फ़ोन अनलॉक हो जाता है। और ये क्वेश्चन मैं आपके लिए पुट कर रहा हूँ आपकी सेल्फ असेसमेंट के लिए कि क्या जो क्लोन्स होते हैं, जुड़वा भाई जो हैं, अगर यानी मेरा एक फ़ोटोकॉपी है तो क्या उसको स्कैन करने से ही भी फ़ोन अनलॉक हुआ कि नहीं, आपने इसको सर्च आउट करना है। आगे चलते हैं, फेशियल रिकग्निशन हो गया, सेल्फ ड्राइविंग कार होगी। सेल्फ ड्राइविंग कार अभी मैंने बार बार इसकी एग्जांपल दी, आपके सामने एक कंपनी भी है टेस्ला जो कि सेल्फ ड्राइविंग कार बना रही है और भी मार्केट में बहुत सारी आ रही हैं। उसके अंदर सेल्फ ड्राइविंग कार सिर्फ ये नहीं है कि गाड़ी ने खुद से चलना है, इसके अलावा इसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स किस्म का नेटवर्क होता है, यानी आप यूँ समझे इसमें सेंसर अलहदा काम कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन अलहदा काम कर रही है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है और उसको बड़ी थाउजेंड्स ऑफ लाइन्स ऑफ कोड के अंदर इसके एल्गोरिथम को डिज़ाइन किया जाता है। पार्किंग ऑक्यूपेशन डिटेक्शन, जो हमारे पास पार्किंग ऐसा एक तो ये होता है ना कि गलियों में लोगों ने गाड़ी खड़ी कर दी, कहीं दरख्त नज़र आया, ऐसा नहीं। हमारे पास पार्किंग लॉट्स होते हैं, पूरे पूरे प्लाजे होते हैं जिनके अंदर गाड़ियों को पार्क किया जाता है। अब हमारे पास कितनी स्पेस है,
कैमरास की मदद से भी हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कितनी स्पेस ऑक्यूपाइड और कितनी स्पेसेस खाली हैं। तो क्या होगा, सिस्टम ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर देगा। लेट्स सपोज पार्किंग लॉट फिल हो चुका है तमाम गाड़ियों से और उसमें मजीद गुंजाइश नहीं है, तो क्या मजीद गाड़ियों को अंदर आने देने की इजाज़त देनी चाहिए? नहीं। तो हमारा ऑटोमेटिक सिस्टम लगे होते हैं, वो क्लोज कर देते हैं, जी पार्किंग इज़ फुल, यू मे वेट और गो टू अनदर प्लेस। तो इस तरह क्या है, कंप्यूटर विजन की मदद से हम पार्किंग का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाड़ियाँ हमारे पास कितनी खड़ी हैं। ट्रैफिक फ्लो एनालिसिस, ट्रैफिक कितना फ्लो कर रहा है, वंस अगेन कैमराज लगे होते हैं, वो डिटेक्ट कर रहे हैं कि एक चौक के ऊपर कितना रश है या इस रोड के ऊपर कितना रश है, और उसके मुताबिक क्या है वो आपको, अगर लेट्स सपोज अगर आप कोई जीपीएस लगाया हुआ है, आप कोई कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं, आपने लोकेशन लगाई हुई है और उसको आप उसी रूट के ऊपर जा रहे हैं, तो उस रूट को ऑप्टिमाइज तरीके से आपको फीड मिल जाती है कंप्यूटर की तरफ से, या सिस्टम आपको बताते हैं कि इस रोड पर ट्रैफिक जैम है, लिहाजा आपकी वो रूट अल्टरनेटिव रूट जो है वो सोचें या उसके ऊपर जाने की कोशिश करें। तो ये कैसे पता चल रहा है, कैमरा डिटेक्ट करके आपको सिस्टम्स को अपडेट कर रहे हैं। ओके, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, जो हम प्रोडक्ट्स वगैरह बनाते हैं या कोई बिल्डिंग्स वगैरह कंस्ट्रक्ट करते हैं, ब्रिजेस कंस्ट्रक्ट करते हैं, इसके अंदर कैसे काम करता है, ये आपने इसकी एग्जांपल आप खुद देख लीजिएगा। आई थिंक सो इट इज़ एनफ। कंप्यूटर विजन आपको समझ आ चुकी है। नीचे कुछ इमेजेस हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखें, ये विजुलाइज़ कीजिएगा ज़रा। एक हमारे पास एक यानी समझे चौक है हमारे पास, जिसमें दो तरफ रोड जा रही है, और ये गाड़ी जो है इसके अंदर आप देखें एक ब्लू सी आपको ये नज़र आ रही है, इसकी रेज़, यानी ये रेज़ इन द फॉर्म ऑफ क्या है कि ये सेंसर है, इसकी ये रेंज है कैमरा की। अब वो कह रहा है कि ये इसने ऑब्जेक्ट डिटेक्ट किया हुआ है, ठीक है, यानी मोटरसाइकिल इस तरफ क्रॉस कर रहा है, और ट्रैफिक सिग्नल्स भी हैं, ये भी डिटेक्ट हो जाते हैं। ये देखें, एक सर्कल लगा हुआ है शख्स के ऊपर जो ज़ीब्रा क्रॉसिंग को क्रॉस कर रहा है, साथ एक साइकिल वाला है, तो ठीक है। तो ये सेंसर क्या करते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं कि मेरे सामने ज़्यादा रुकावट किस चीज़ की। अब देखिए ना, अब ये साइकिल वाला तो उस तरफ जा रहा है, तो उसको गाड़ी के लिए कोई खतरा नहीं है, लेकिन मोटरसाइकिल वाले को ज़्यादा खतरा है, तो गाड़ी अपने डिसीजन जो है वो ऑटोमेटिकली क्या करेगी, लेगी। ओके, और ये भी देखा जाता है कि डिस्टेंस कितना है। लेट्स सपोज अगर ये बंदा क्रॉस कर रहा है और ये गाड़ी इस तरफ आ जाती है, तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ कोलिजन का खतरा है, यानी इस जगह के ऊपर इस पॉइंट पे ये अगर यहाँ तक पहुँचे, मे बी गाड़ी यहाँ पहुँच जाए, तो ये एक्सीडेंट होने का खतरा है। तो लिहाजा गाड़ी फिर अपना डिसीजन लेगी, हो सकता है कि वो कंट्रोल ले ले या कोई बीप जनरेट करे प्रॉम्प्ट एक्शन के लिए। ओके, तो आगे मूव करते हैं। एक और इमेज है इसके साथ कि आप देखें, ये एक इन्होंने इमेज दी हुई है। अब देखें, लेट्स सपोज आपकी गाड़ी का ये सेंसर है, जो व्यू आपको नज़र आ रहा है, ये लिखा भी हुआ कैमरा रिकॉर्डिंग। ओके, तो क्या है, आपके सामने देखें ये रूट है, और साथ राइट साइड पे कुछ गाड़ियाँ पार्क हुई भी हैं, इसको भी उसने ब्लॉक किया हुआ है, और ये कुछ बने हुए हैं डब्बे, ठीक है, स्क्वेयर्स बने हुए हैं, जो कि रोड साइंस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ओके, आगे भी है, इसको भी आइडेंटिफाई किया, आपके सामने कार जा रही है, इसको भी आइडेंटिफाई की। जो ग्रीन स्पेस है ये बता रहा है कि यहाँ पे ये सेफ ओपन एरिया है, यहाँ तक आप सेफ़ हैं, यानी यहाँ पे कोई खतरे की बात नहीं है। और सामने एक बंदा जा रहा है, उसको भी इसने ब्लॉक कर लिया, यानी ब्लॉक्स के फॉर्म में। अब क्या है, ये जो ब्लॉक्स बने हुए हैं हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, इसका साइज़, उसकी हाइट, ठीक है, उसकी विड्थ और उसकी लेंथ ये बता रही है कि ये चीज़ क्या है। तो फिर क्या होगा, उसी बेस पे आइडेंटिफिकेशन करेगी। अब जारी बात है, गाड़ी तो इतनी बारीक नहीं हो सकती ना ये छोटा बच्चा इतना बारीक हो सकता है, गाड़ी का अच्छा खासा वजन है, और अगर ट्रक होगा लेट्स सपोज तो उसका और भी ज़्यादा होगा। तो इसकी बेस के ऊपर क्या करता है, ये एनालिसिस करके ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई भी कर लेता है और डिसीजन मेकिंग होती है। आई थिंक इट इज़ एनफ। और इससे आपको अंदाज़ा हो रहा है कि कितना रश है सड़क पे। ट्रैफिक फ्लो एनालिसिस की भी हम इसके ऊपर बात कर सकते हैं कि कितनी ट्रैफिक। अगर ये सारा कुछ खाली होता, इट मीन्स कि ट्रैफिक इज़ ओके, मतलब यहाँ पे इतना रश नहीं हो, आप आगे मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। स्पीच रिकग्निशन से ही मिलता जुलता है, लेकिन याद रखें स्पीच रिकग्निशन में हम सिर्फ बोल के इनपुट देते हैं, लेकिन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग समझें कि वो स्पीच रिकग्निशन को भी कवर करती है। नेचुरल लैंग्वेज हर उस लैंग्वेज को कहते हैं जो आप बोलते हैं। ओके, मैं जो आपसे मुखातिब हूँ इस टाइम, ये नेचुरल लैंग्वेज है। कोई किसी भी ज़ुबान में, इस दुनिया में जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो सारी क्या है, नेचुरल लैंग्वेजेस हैं। तो उसको प्रोसेस करने की जो एबिलिटी है सिस्टम्स के अंदर, कंप्यूटर्स के अंदर, वो हम क्या कहेंगे, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इसमें आप लिख के भी दे सकते हैं, टेक्स्ट की फॉर्म में भी, टाइप करके भी, और बोल के भी। किसी भी तरीके से आपने कोई भी नेचुरल लैंग्वेज सिस्टम को प्रोवाइड कर दी, जो हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर आएगा। लेकिन स्पीच रिकग्निशन में सिर्फ आप बोल के कर सकते हैं, उसमें लिखने वाला काम नहीं। आगे देखें, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP इज़ बेस्ड ऑन AI, ये हम अभी बात कर चुके हैं। इट इज़ अबाउट गिविंग कंप्यूटर्स द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्पोकन एंड रिटन वर्ड्स। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिए कि स्पोकन और रिटन वर्ड्स जस्ट एज वी डू, जिस तरह हम करते हैं उस तरह कंप्यूटर्स को क्या करते हैं, हम प्रोवाइड करते हैं, और फिर क्या करता है कंप्यूटर्स को प्रोसेस करके हमें आउटपुट जनरेट करके देता है या प्रोसेसिंग करता है।
पर्पज़ क्या है? टू प्रोवाइड ईजी कम्युनिकेशन, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ईजी कम्युनिकेशन, ताकि कम्युनिकेशन आसान हो। अभी मैंने बताया आपको कि लिखने में टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है, बोलने में कम होता है, तो स्पीडली हम क्या ह्यूमन और कंप्यूटर आपस में इंटरेक्ट करते हैं। HCI पूरी फील्ड भी है। तो इन अदर वर्ड्स NLP इज कंसर्न विद ट्रेनिंग द कंप्यूटर टू प्रोसेस स्पोकन एंड रिटन वर्ड्स एंड टेक एक्शन अकॉर्डिंगली। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि आपकी डेफिनेशन आप इसको यहाँ से यहाँ तक भी कंसिडर कर सकते हैं। अपनी वर्डिंग भी यूज़ कर लें, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप सिर्फ अगर आप ये बताने में कामयाब हो जाते हैं कि एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर हम स्पोकन और रिटन वर्ड्स को कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं प्रोसेसिंग के लिए, उसके अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसको हम कहेंगे NLP। आगे देखते हैं, हमने कर रही है इजी कम्युनिकेशन की बात, तो वहाँ पे दोबारा लिखा हुआ है ऑटोमेट आवर वर्क फ्लो को ऑटोमेट करने के लिए। लेकिन ये कह रहा है कि डिफ़िकल्ट टास्क है, इसको करना जो है थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? हमने भी बात की कि ये बहुत वास्ट फील्ड है, हमें प्रोनाउंसिएशन के इश्यूज़ आते हैं, इनएक्यूरेसीज के इश्यूज़ आते हैं, एल्गोरिथम्स को ट्रेन करने पड़ते हैं, हमें एल्गोरिथम बनाने पड़ते हैं कि किस लैंग्वेज में किस लहजा को हमने कैसे अंडरस्टैंड करना है, उसका प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स क्या होगा। तो लिहाजा एक बड़ी ही कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड फील्ड है। ओके, तो बड़े कॉम्प्लेक्स किस्म के एल्गोरिथम्स एनालाइज करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं नेचुरल लैंग्वेज को, जो कि दोनों तरीक़ों से दी जाती है। ये बार बार एक ही बात रिपीट हो रही है, तो हम आगे मूव करते हैं। ओके, तो NLP कहाँ कहाँ यूज़ होती है? डायरेक्ट हम आते हैं इस पॉइंट के ऊपर, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, आपको शॉर्ट पॉइंट्स के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखें लैंग्वेज ट्रांसलेशन या गूगल ट्रांसलेशन, ये हमारे पास टूल है। आप लेट्स सपोज किसी कंट्री में गए हैं और आपने वहाँ पे क्या करना है, आपने किसी से बात करनी है, आपको वो लैंग्वेज नहीं आती। लेट्स सपोज मैं चाइना चला जाता हूँ, दोबारा वापस आते हैं हम, तो मैं गया चाइना, वहाँ जाके मुझे बिल्कुल चाइनीज़ का कोई अलिफ बे भी नहीं आती, ABBC भी नहीं आती। मैं क्या करूँगा, उस ट्रांसलेटर ऐप के अंदर मैंने कुछ बोला या मैंने उसमें टाइप कर दिया। अब वो क्या करेगा, आपके पास अगर आपने कभी यूज़ किया हो गूगल ट्रांसलेट का ऑप्शन आपके होता है, उसमें मोबाइल्स में भी होता है, ऐप भी आ जाते हैं, वो उसको आपको देता है कि आपने किस लैंग्वेज से किस लैंग्वेज में कन्वर्ट होना है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मैंने इंग्लिश से चाइनीज़ में कन्वर्जन करनी है, तो मैं इंग्लिश में लिख दूँगा आई वॉन्ट टू गो टू दैट होटल और आई वॉन्ट टू ईट दैट, ठीक है, दिस एंड दैट जो भी है, मैं उसको लिख दूँगा। अब वो क्या करेगा, उसको कन्वर्ट कर देगा चाइनीज़ में। अब मुझे चाइनीज़ तो लिखी भी नहीं समझ आ रही, लेकिन जब मैं उस मुतलका शख्स को जो चाइना के अंदर मौजूद है उसको मैं दिखाऊंगा तो वो मुझे जवाब देगा। अब हो सकता है कि मैं वो जवाब उसी ऐप के अंदर इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो रिकॉर्ड करके वापस रिकन्वर्ट करवा लूँ इंग्लिश में, तो मुझे ट्रांसलेट करके दे देगा कि ये शख्स ये कहना चाह रहा है। तो हमारे पास ऐसे गैजेट्स भी आ गए हैं जो आपने यहाँ लगाए होते हैं, आप उस कंट्री में जाते हैं उसको सेट कर देते हैं सेटिंग के मुताबिक। आप जब उसमें बोलते हैं तो ऑटोमेटिक उसमें से जो आवाज़ निकलती है रिप्ले होकर वो उस लैंग्वेज में निकलेगी जिस लैंग्वेज में आप चाहते हैं। यानी इनपुट आपने अपनी लैंग्वेज में दी और आउटपुट जो है वो उस मुतलका लैंग्वेज में निकलेगी। तो इस तरह क्या है आपके ये लैंग्वेज ट्रांसलेशन वर्क करता है। ईमेल फिल्टरिंग एंड स्पैम डिटेक्शन, आपको ईमेल्स आते हैं अक्सर स्पैम में, यानी प्रमोशनल बहुत सारी लोग अक्सर एडवर्टाइजमेंट के लिए भी भेजते हैं, अक्सर आपकी इनबॉक्स स्पैम बॉक्स जो होता है ईमेल आईडी का वो भरा होता है। तो क्या होगा कि ईमेल में कंटेंट क्या लिखा है उसको एनालाइज करके क्या होगा, उसकी एनालिसिस करके टेक्स्ट को समझ जाएगा सिस्टम कि ये इसमें किस टाइप का कंटेंट है। तो अगर तो स्पैम डिटेक्शन हुई ऑटोमेटिकली स्पैम में डाल देगा। अगर कोई लेजिटिमेट ईमेल है यानी कोई इंपॉर्टेंट है, फॉर्मल ईमेल है जो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको इंपॉर्टेंट में मार्क कर देता है। तो इस तरह ये NLP के थ्रू हम ईमेल की फिल्टरिंग भी करते हैं ताकि आपके साथ कोई फ्रॉड ना कर सके। वॉइस रिकग्निशन, ये मैंने अभी बात की, आपको लैंग्वेज ट्रांजिशन में बताई कि आपकी आवाज़ को पहचानना NLP वंस अगेन। वेब सर्च, आपने सर्चिंग करनी है, गूगल के साथ एक ऑप्शन भी मौजूद होता है माइक का। हर जगह पे सर्चिंग के आजकल आ रही है माइक का ऑप्शन, आप उस पर टैप करते हैं, आपके व्हाट्सएप के ऊपर भी होता है, आप फिर ऑडियो उसमें बोलते हैं, लेकिन वो सिर्फ वॉइस नोट सेंड करने के लिए होता है। लेकिन जब आप वेब के ऊपर सर्च करते हैं तो आपकी उसी ऑडियो को सर्चिंग की फॉर्म में जो सर्चिंग होती है वो आपको करके फिर रिस्पॉन्स भी ऑडियो में मिलता है। अगर आपने टाइप किया तो बाजू का टाइप ही रिस्पॉन्स आता है, अगर आपने ऑडियो में उसको इनपुट दिया है लेट्स सपोज, तो क्या होगा, आपको ऑडियो में ही जवाब मिलेगा और सारा टेक्स्ट की फॉर्म में भी लिखा हुआ आ जाता है। आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं और ऑडियो को रिप्ले भी कर सकते हैं। चैटबॉट्स होते हैं कि आप जो चैटिंग जिस तरह अपने फ्रेंड्स के साथ करते हैं वैसे ही सिस्टम के साथ, जिस तरह कल हमने ChatGPT की एग्जांपल ली थी, उसमें हमने उसको टाइप करके देते तो हमें रिस्पॉन्स देता था। ठीक है, तो ये क्या है, ऑटोमेटेड मेटा AI भी आए हुए हैं जिसमें आप टाइपिंग करते हैं, आपको प्रॉम्प्ट देने के बाद वो रिस्पॉन्स देते हैं। तो ऑटोमेटिकली ये क्या है, आपकी जो टाइपिंग है उसको अंडरस्टैंड करके उसके मुताबिक आपको जवाब जनरेट करके देता है। पर्सनल असिस्टेंट सेम एज गोज टू वर्चुअल असिस्टेंट, सीरी, एलेक्सा, कोर्टाना एंड सो ऑन, जितने भी हमारे पास गूगल असिस्टेंट है। मैंने आपको बताया था, कल एग्जांपल भी दी थी लास्ट लेक्चर में, कि हमें हमारे बिहाफ पे कॉल कर सकते हैं, बुकिंग कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं। ये सारा कुछ हमारा NLP लैंग्वेज हमारी प्रोसेस करते हैं,
हमने कहा कि ओके गूगल डू दिस एंड दैट, तो हमें क्या कर देता है, रिस्पॉन्स जनरेट करके दे देता है। ओके, स्पेल एंड ग्रामर चेक हमें बोल रहे हैं लेट्स सपोज, तो उसके अंदर भी ग्रामर मिस्टेक ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके करेक्ट कर देते हैं। उसके अलावा अगर हमने कहीं पे टाइपिंग मिस्टेक किया तो वो भी हमें स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक हमारी रिमूव कर देते हैं। कल हमने एक टूल पढ़ा था लास्ट लेक्चर में भी, और उसमें हमने क्या डिस्कस किया था, ग्रामरली को, तो वो इसके अंदर आ जाता है। सेंटीमेंट एनालिसिस लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि लोगों की राय क्या है हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में, न्यूट्रल है, सेटिस्फाइड है, अनसेटिस्फाइड है। बायसनेस एंड फेक न्यूज़ डिटेक्शन, एनएलपी के थ्रू हम फेक न्यूज़ को भी डिटेक्ट कर सकते हैं, बायसनेस भी। लेट्स सपोज अगर एआई जनरेटेड वॉइस है तो उसको भी आइडेंटिफाई करना सिस्टम के लिए आसान होता है, और वो चेक कर लेता है कि ये एक असल इंसान की आवाज़ है या सिस्टम जनरेटेड है। तो इस तरह भी हम क्या करते हैं, एनएलपी की मदद से आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट टू टारगेटेड ऑडियंस, हमने कोई सी टारगेट ऑडियंस के लिए एडवर्टाइजमेंट करनी है तो वो भी एनएलपी के थ्रू कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर मैंने यहाँ बैठ के किसी यूरोप में या किसी ऐसे मुल्क में उनकी लैंग्वेज में उनको एडवर्टाइजमेंट बना के देनी है ताकि उनके लिए समझने में आसानी हो, क्योंकि वो मेरे टारगेट कस्टमर्स हैं, तो क्या होगा, मैं उसको अपनी ज़बान बोलूँगा, वो कन्वर्जन करके एनएलपी की मदद से मैं ऑडियो पूरा सेट, जिस तरह हमने कल लोगो एआई की बात की थी, उसकी मदद से भी हम क्या कर सकते हैं, हम उसको जनरेट करके कन्वर्ट कर सकते हैं उनकी लैंग्वेज में, और अपना ऐड जो भी हमने बनाना है वो यूज़ कर सकते हैं। लास्ट जो हमारा है आज वो है एक्सपर्ट सिस्टम्स। ये आपको पता है ऐसे सिस्टम्स होते हैं जो कि बहुत एक्सपर्ट होते हैं। एक्सपर्ट से मुराद क्या है, इसके अंदर मैं आपको मिसाल पहले समझाता हूँ। आपके पास कोई क्यूरी है अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप उस मुतल्लिका सब्जेक्ट जो टीचर है, एक्सपर्ट टीचर, उसके पास जाके करते हैं। साइंस से रिलेटेड कोई, फॉर एग्जांपल मुझे बायो का कोई कॉन्सेप्ट समझना है तो मैं जाऊँगा बायो के टीचर के पास, ना कि उर्दू के टीचर के पास। ओके, इस तरह अगर मुझे ग्रामर इंग्लिश की कोई समझनी है तो मैं इंग्लिश के टीचर के पास जाऊँगा। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं तमाम एक्सपर्टीज़ हर डोमेन की उठा के एक ही जगह पर रख लूँ, एक ही सिस्टम को दे दूँ? येस, दैट इज़ पॉसिबल, और उन सिस्टम्स को हम क्या कहते हैं, एक्सपर्ट सिस्टम्स। ओके, या एक्सपर्ट सिस्टम की सबसे पहले डेफिनेशन है, इज़ एन इंटरेक्टिव एआई बेस्ड कंप्यूटर प्रोग्राम डिज़ाइन टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। ओके, कैसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करता है? बाय डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, उसके अंदर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होती है जिस तरह की ह्यूमन एक्सपर्ट की होती है। ओके ना, आपके पास कोई आप सिम्टम्स बताते हैं डॉक्टर को जाके कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो आपको बीमारी डायग्नोज कर देता है, आपको या तो टेस्ट रिकमेंड कर देता है। जब टेस्ट करवा के आते हैं तो उसकी बेस के ऊपर आपको बता देता है कि आपको कौन सी बीमारी है। ठीक है, इसी तरह क्या होगा, एक्सपर्ट सिस्टम जो है डिसीजन मेकिंग करते हैं। ये तो मैंने आपको मेडिकल की एग्जांपल दी, मल्टीपल एग्जांपल होते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट्स के हो सकते हैं, जितनी भी आपकी जो डोमेन है आपके पास। आप फॉर एग्जांपल अगर आप किसी एआई टूल, लेट्स सपोज चैट जीपीटी, आप उससे कोई भी क्वेरी करते हैं, आपको रिस्पॉन्स जनरेट करके दे देता है, तो वो भी एक किस्म का एक्सपर्ट सिस्टम है, उसके पास हर चीज़ का नॉलेज है। ओके, तो आगे देखते हैं, इट यूजेज नॉलेज एंड रीजनिंग टू फाइंड सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। क्वेश्चन बन सकता है, हाउ एक्सपर्ट सिस्टम्स वर्क। ठीक है, कैसे वर्क करते हैं? बाय यूजिंग नॉलेज ऑफ ह्यूमन एक्सपर्ट्स। आप यूँ भी कह सकते हैं कि इसको हम ह्यूमन नॉलेज फीड करते हैं मल्टीपल डोमेन से, और उसके बेस के ऊपर रीजनिंग करता है टू फाइंड द सोल्यूशंस रिलेटेड टू द स्पेसिफिक एरिया। अब ये आगे देखते हैं कि कहाँ एक्सपर्ट सिस्टम जो है वो अप्लाई होते हैं। देखें, सबसे पहला है डायग्नोसिस इन हॉस्पिटल सच एज कैंसर डिटेक्शन। अभी मैंने आपको मिसाल दी थी बीमारी की, अब हमारे पास स्पेसिफिक बीमारी आ गई। कैंसर डिटेक्शन की जो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, एक्सपर्ट सिस्टम जो है आपकी, फॉर एग्जांपल टेस्ट हैं, आपकी सारी रिपोर्ट्स हैं, मेडिकल हिस्ट्री, उसकी बेस के ऊपर भी आपको एनालिसिस करके दे देगा। लोन एनालिसिस, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट की एग्जांपल है। आपने लेट्स सपोज बैंक गए हैं, आपने वहाँ पे लोन लेना था, आप लोन लेने के लिए आप उससे प्रोवाइड करेंगे उसको अपनी डिटेल्स, तो उसकी बेस के ऊपर क्या करता है, वो लोन एनालिसिस करता है कि इस बंदे को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। उसके बाद ये भी देख लेते हैं कि क्या ये बंदा फ्रॉड में मुलविस तो नहीं हो सकता। कैसे पता चलेगा? उसकी प्रीवियस बैंक अकाउंट समरी देख के। ओके, तो उसके बाद साइबर सिक्योरिटी है। ये आप बखूबी जानते हैं कि साइबर क्राइम्स आजकल आम हो चुके हैं, तो साइबर थ्रेट्स कितने हैं, हैकर्स बैठे हैं, अटैकर्स हैं, फिशिंग है, स्पूफिंग, स्पैमिंग, बहुत सारे हमारे पास जो है वो आजकल साइबर क्राइम बाकायदा इसके लिए हुकूमत की तरफ से साइबर क्राइम विंग्स भी बने हुए हैं हमारे एफआई और मुख्तलिफ इदारों की तरफ, जो है वो उनको जो केसेस हैं हमारे पास सामने आते हैं तो उनको फिर क्या किया जाता है, हल किया जाता है। तो उसके लिए हमारे पास एक्सपर्ट सिस्टम साइबर सिक्योरिटी में हेल्प आउट करते हैं कि आपको रिकमेंडेशन दे सकते हैं कि कैसे आप इन चीज़ों से अपने आप को सेव कर सकते हैं अटैक्स वगैरह से। डिज़ाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट्स सच एज ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल की बात हो रही है यहाँ पे। ऑटोमेटिक जो है वो कहते हैं कि व्हीकल, मैंने आपको मिसाल दी थी कि हमारे पास असेंबली लाइन होती है, रोबोट्स काम कर रहे हैं स्क्रैच से लेके
रॉ मटेरियल्स को उठाते हैं और उसको बाद जो है डेंटिंग, पेंटिंग और पेंटिंग और सारा असेंबली गाड़ी की जो है वो रोबोटिक आर्म्स परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये क्या है, एक्सपर्ट सिस्टम्स की बेस के ऊपर भी किस बोल्ट को कहाँ फिट करना है, और लेट सपोज एक रोबोटिक आर्म में उसने पूरी गाड़ी को पिक किया हुआ है और उसको पेंट कर रहा है, ठीक है, तो किस जगह पे कितनी पेंट के कोट करने हैं, सारे क्या है एक्सपर्ट सिस्टम की मदद से हम परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद है प्लानिंग एंड स्केजुलिंग प्रोजेक्ट्स अपने प्लान कर सकते हैं और स्केजुल कर सकते हैं। प्रोजेक्ट्स बहुत बड़े भी हो सकते हैं, कोई मेगा प्रोजेक्ट्स भी हो सकते हैं। आपने कोई बड़े प्लाजे बनाने हैं, लेट्स सपोज अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन साइड की बात कीजिए, आपने कोई जो है एजुकेशन साइड पे कोई प्रोजेक्ट परफॉर्म करने हैं, तो उसके लिए क्या क्या एक्सपर्टीज़ जो है हमें चाहिए होंगी, एक्सपर्ट्स की ज़रूरत तो होगी, ज़ाहिर बात है, क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट बड़े हैवी इन्वेस्टमेंट होती है उनके ऊपर। तो एक्सपर्ट सिस्टम्स की मदद से हम सजेशंस और जो है वो एनालिसिस वगैरह परफॉर्म करवा सकते हैं। प्रोजेक्ट होने से पहले भी, प्रोजेक्ट के बीच में भी, और प्रोजेक्ट ख़त्म होने के बाद भी क्या बेहतर किया जा सकता है। ओके, तो एक्सपर्ट सिस्टम हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि हम प्रोजेक्ट्स को भी मैनेज कर सकते हैं। लास्ट है मॉनिटरिंग ऑपरेशन ऑफ अ प्लांट। प्लांट से मुराद पौधा नहीं है, प्लांट से मुराद फैक्ट्री है, कोई बड़ी इंडस्ट्री है, तो उसके अंदर भी हम एक्सपर्ट सिस्टम की मदद से क्या कर सकते हैं, एनालिसिस परफॉर्म करवा सकते हैं। सेम एग्जांपल मिलती जुलती है। तो बड़ी लेवल पे जब कंस्ट्रक्शन होती है उसमें हैवी इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व होती है, रिस्क होते हैं, प्रॉफिट और लॉस की जो रिस्क होता है वो बहुत हाई होता है। तो इस वजह से हम एक्सपर्ट सिस्टम की मदद से अच्छा एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए ये सिस्टम हमें मददगार साबित होते हैं। आगे कि इनको डेवलप कैसे किया जाता है, फिर हम इसको क्लोज करते हैं। डेवलपमेंट का जो तरीका है एक्सपर्ट सिस्टम्स का, आपको मैंने वैसे तो एग्जांपल समझा दिया, यहाँ पे फॉर्मल पॉइंट्स लिखे हुए हैं। सबसे पहले आपको एक्सपर्ट सिस्टम के लिए ह्यूमन एक्सपर्टीज़ रिक्वायर्ड होती हैं। आपको इंसान चाहिए जिनके पास वो एक्सपर्टीज़ हैं। फाइनेंस से डिपार्टमेंट है तो हमें फाइनेंस से रिलेटेड लोगों को डाटा चाहिए होगा। अगर आप किसी मेडिकल फील्ड की बात करें, हमें डॉक्टर्स, एक्सपर्ट डॉक्टर्स का जो है वो इंटेलिजेंस यानी उनके जो एक्सपर्टीज़ हैं वो चाहिए होंगी। इस तरह अगर कंस्ट्रक्शन साइड की बात करें तो आप अच्छे मैकेनिकल इंजीनियर्स होने चाहिए, सिविल इंजीनियर्स होने चाहिए। ओके, हम एक बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ, या सफिशिएंट तो मैं कहूँगा ह्यूज अमाउंट कह लो आप, सफिशिएंट कहते हैं, सफिशिएंट वजह से लिखा हुआ है ताकि कंप्लीट हो, इतना हो कि हमें वो एक्सपर्ट सिस्टम एक्सपर्टीज प्रोवाइड कर सके। सबसे पहले हमें स्पेसिफिक एरिया की नॉलेज चाहिए होती है, और वो नॉलेज ऐसा नहीं है कि हमने किसी आइंस्टाइन के दिमाग को उठा के ले आना है, मल्टीपल एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। जितना गुड़ उतना मीठा, तो जितने ज़्यादा हमारे पास एक्सपर्ट्स होंगे उनका नॉलेज हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे और हम क्या करेंगे, सिस्टम प्रोवाइड करेंगे। एक हमारे पास सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा, जब नॉलेज इकट्ठा हो जाएगा तो हमारे पास एक नॉलेज की डेटाबेस क्रिएट हो जाएगी। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है, नॉलेज की डेटाबेस क्रिएट करना। सॉरी, जब नॉलेज डेटाबेस इकट्ठी हो जाएगी, अब क्या हुआ, सिस्टम हमारा रेडी है, लेट्स सपोज एल्गोरिथम वगैरह हम डिज़ाइन कर दी, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। अब मैं कहता हूँ जी लेट्स सपोज मैंने एक एक्सपर्ट सिस्टम, अब मेरे पास सवाल आएगा तो मैं उसको जवाब दूंगा। सेकंड स्टेप पे क्या है, यूज़र क्यूरी जनरेट करता है, एंड यूज़र मेक्स क्यूरी, ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। ओके, सेकंड पॉइंट क्या है, जब एंड यूज़र क्यूरी को भेजेगा, क्यूरी से मुराद कोई भी सवाल करेगा, अब वो सवाल मेरे पास आएगा, अब मैंने उसको प्रोसेस करना है, वो सवाल पूछ के रहा है। ओके, एक्सपर्ट सिस्टम आस्क्स द यूजर टू एंटर रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट इट बाय फिलिंग क्वेश्चनेयर। अच्छा, या तो वो मुझे डायरेक्ट भी दे सकता है, या यूज़र जब क्यूरी कर रहा है तो मैं उससे कुछ सवाल पूछूंगा। जिस तरह आप अपनी मर्ज़ लेके डॉक्टर के पास जाते हैं कि मुझे ये मसला दरपेश है, सर दर्द है, बुखार है, खांसी है, जुकाम है, ये सिम्टम है। इसी तरह एक्सपर्ट सिस्टम आपके सामने क्वेश्चनेयर रखेगा, आप उस क्वेश्चनेयर को फिल करेंगे। अब हर क्वेश्चनेयर के ऊपर जब आप फिल करेंगे तो जब वो डाटा इनपुट की फॉर्म में आ गया, अब उसको एनालिसिस करेगा, एनालिसिस करने के बाद रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ। तो जब उसने क्यूरी की, यूज़र ने क्वेश्चनेयर दे दिया, हम इसको चल थर्ड स्टेप कर देते हैं। क्यूरी किया, थर्ड स्टेप पे इसके सामने क्वेश्चनेयर आ गया। बाज़ औक़ात नहीं भी आ सकता, ज़रूरी नहीं आए, लेट्स सपोज हम कहते हैं कि क्वेश्चनेयर उसने फिल करवाया। फोर्थ स्टेप पे क्या है, एक्सपर्ट सिस्टम के ऊपर बात आ गई, क्योंकि देखें अब बात चली गई है यूज़र से एक्सपर्ट सिस्टम की तरफ। सॉरी, यूज़र वहाँ है, आप हैं, आपने मुझे क्या किया, क्यूरी की, अब मैंने क्या किया, यहाँ से उसको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। अब मैं अंडरस्टैंड कैसे करूँगा, मेरे पास एल्गोरिथम से वर्कआउट कर रहे हैं बैकएंड पे, अब मैं रीजनिंग वगैरह अप्लाई करूँगा, और यहाँ पे लिखा हुआ है रूल्स एंड रीजनिंग अप्लाई करेंगे ताकि हम नॉलेज को स्टार्ट कर दें। ये हमारा हो गया फोर्थ पॉइंट, ठीक हो गया। ओके, अब वो रीजनिंग और रूल्स कहाँ से अप्लाई करेगा, जो हमने पहले स्टेप पे डेटाबेस बनाई थी, उस डेटाबेस को क्या करेगा, फ्रोलेगा, उसको सर्च आउट करेगा, जो भी लिंकेजेस बनते हैं, आप समझ लें कि डीप लर्निंग, ठीक है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क होगा, जो डेटाबेस बनी पड़ी है उसको समझेगा,
उसको अंडरस्टैंड करेगा, प्रोसेसिंग करेगा, लिंक बनाएगा और आपको रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए रेडी है। अब क्या होगा, जब उसने रीजनिंग अप्लाई की तो उसने क्या किया, सोल्यूशन को फाइंड किया, इंटरप्रेट एंड फाइंड द सोल्यूशन। ओके, या आप 5वां स्टेप कर लें, चलें 5वां स्टेप कर लें इसको, या आप यूं के भी कह सकते हैं कि जब सोल्यूशन फाइंड हो गया तो जो रिस्पॉन्स है वो चला जाएगा आपकी तरफ, यूज़र की तरफ। ओके, तो रिस्पॉन्स जो है वो सोल्यूशन की तरफ जाएगा, प्रोवाइड द सोल्यूशन टू द यूज़र। इसको 5 स्टेप मैं सेम कर देता हूँ, नो इशू। तो ये थे हमारे कुछ ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपके पास कि एक्सपर्ट सिस्टम कैसे काम करता है। तो आज हमने क्या देखा कि डोमेन्स देखी हमने एआई की, इसमें हमने स्पीच रिकॉग्निशन की बात की, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की बात की, एक्सपर्ट सिस्टम की बात की और कंप्यूटर विजन की बात की। ये बेसिकली एआई के कुछ फील्ड्स हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी फील्ड्स हैं, तो हमने उनको डिस्कस किया, उसकी एक एक एग्जांपल देखी। आई होप कि आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। मज़ीद कोई कन्फ्यूजन हो तो आप खुद भी सर्च आउट कर दीजिएगा, चाहे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए अल्लाह हाफ़िज़, इजाज़त। और कल हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह एप्लीकेशन देखेंगे एआई कहाँ यूज़ होती है। तो सी यू टुमारो देन, अल्लाह हाफ़िज़।